हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन और सेल कितने तरीके की होती है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसकी डेफिनेशन कि एक सेल क्या होती है। ठीक है, सेल क्या होती है। मैं यहाँ पर बात करूं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या होती है, यानी कि बायो का मतलब लिविंग फॉर्म्स। ठीक है, लिविंग फॉर्म्स की स्टडी करना क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन लिविंग वर्ड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो लिविंग फॉर्म्स होती है, लिविंग फॉर्म होती है, वो किस चीज से बनी हुई होती है। अगर मैं बात करूं कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किस चीज से बनी हुई होती है, ये बहुत सारे फ्लोर से बनी हुई होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये फ्लोर कैसे बने हुए होते हैं, तो ये बहुत सारे रूम से बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये रूम कैसे बने हुए होते हैं, तो ये बहुत सारी वॉल से बने हुए होते हैं। और ये वॉल कैसे बनी हुई होती है, ये बहुत सारी ब्रिक्स से बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसे ही एक लिविंग फॉर्म की डेफिनेशन होती है कि यहाँ पर कोई जीव है, कोई लिविंग फॉर्म है, वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ होता है। ऑर्गन कैसे बने हुए होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और टिश्यू किस चीज से बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं सेल से। यानी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग की प्राइमरी यूनिट क्या है जिससे वो बनी हुई है, वो है ब्रिक्स। वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी या फिर फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो होती है सेल। तो आप लोगों को सेल की डेफिनेशन यहां से निकालनी है कि एक सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके पास में। और फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है एक लिविंग फॉर्म की या फिर एक लाइफ की। ये एक का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, जेनेटिक यूनिट क्यों कहा गया है, और इसको फिजियोलॉजिकल यूनिट क्यों कहा गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं बात करता हूँ कि इसे सेल किसने कहा। इसे सेल कहा 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने लेंस से देखा एक डेड सेल को। किसे देखा, डेड सेल को देखा। और उस डेड सेल को देखने के बाद में उसने उस डेड सेल को कहा सेल्यूल कहा, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम लाइक या फिर स्मॉल रूम्स। तो उसको सेल किस तरीके की दिखाई दी, स्मॉल रूम जैसी, जो कि एक डेड सेल थी। ठीक है, और उन्होंने फिर इसको सेल कहा। तो यहाँ पर सेल टर्म किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। और सबसे पहले सेल किसने देखी थी, यानी कि डिस्कवरी सेल की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 के अंदर, जो कि एक डेड सेल थी। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं आगे की चीजें समझाता हूँ आप लोगों को। फिर है सेल थियरी, यानी कि सेल के बारे में जो भी चीजें कही गई सबसे पहले उसको सेल थियरी कहा गया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे यहाँ पर सचडेन नाम के। और इन सचडेन ने क्या किया कि ये 1838 के अंदर, 1838 के अंदर ये क्या है, प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे और वहां भी प्लांट टिश्यू के ऊपर। तो उन्होंने फिर लास्ट में देखा कि जितने भी प्लांट टिश्यू हैं या फिर प्लांट हैं, वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन सचडेन ने क्या कहा, इन साइंटिस्ट ने कहा कि जितने भी प्लांट्स थे वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। इनको इतना पता चला अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट थे एक सचवान। इन्होंने 1839 के अंदर एनिमल सेल, एनिमल्स के ऊपर स्टडी चल रही थी इनकी। और इन्होंने एनिमल टिश्यू के ऊपर स्टडी किया। और फिर इन्होंने ये बात कही
कि जितने भी एनिमल्स है ना वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो प्लांट के बारे में बता दिया कि वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, और इन्होंने बता दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी एक सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक थियरी दी जिसको सेल थियरी कहा गया। ठीक है, और इनकी सेल थियरी में क्या कहा गया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेन पॉइंट्स। इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। यहां तक क्लियर है। फिर इनका दूसरा पॉइंट था कि द सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अगर सेल्स से मिलकर बने हुए हैं तो वो तो हुई स्ट्रक्चरल यूनिट। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सेल्स है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है। इस वर्क के लिए जो बेसिक फंक्शन है वो कहाँ हो रहे हैं, इस सेल के अंदर हो रहे हैं। तो ये सेल क्या हुई कि फंक्शनल यूनिट हुई इस ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की और इस लिविंग फॉर्म की या फिर इस जीव की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, यानी कि जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बनते हैं। ये कहा इन्होंने कि कोई एक सेल है उससे ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये 3 पॉइंट कहे इन्होंने। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर एक और साइंटिस्ट थे 1855 के अंदर जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी सेल्स हैं वो किससे बनी हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि यहाँ पर कोई सेल है तो ये कैसे बनी हुई होगी, ये बनी हुई होगी पहले कोई सेल थी उससे ही ये सेल बनी है। ये कहा इन्होंने। तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज कि रुडोल्फ विर्चो का क्या यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने इतना कहा कि जितनी भी सेल्स होती है वो पहले से कोई ना कोई सेल होती है उससे बनी हुई होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब है मॉडर्न सेल थियरी। मॉडर्न सेल थियरी का मतलब है कि प्रेजेंट के अंदर हम लोग सेल के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो, तो मॉडर्न सेल थियरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं इनको एक एक को समझना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेल होती है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऐसे कहा गया है कि बहुत सारी सेल्स होती है ना, वो सेल्स मिलकर ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर है सेकंड पॉइंट कि जो सेल होती है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट भी होती है जहां पर सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि बॉन्ड्स ब्रेक होना और बॉन्ड्स बनना, जितनी भी रिएक्शंस होती है वो केमिकल रिएक्शंस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी सारी सेल्स हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है मान लेते, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो रिएक्शन कहाँ होगी, वो इस सेल के अंदर ही तो होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, इन सेल्स के अंदर ही तो होगा, सराउंडिंग में थोड़ी होगा, सराउंडिंग में तो नहीं हो सकता ना। तो सेल क्या है, जहां पर फंक्शंस एक्चुअल में होते हैं वो फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक यूकेरियोटिक सेल है, इससे मैं ये न्यूक्लियस निकाल दूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दूं, ये यहाँ पर ईआर को एलिमिनेट कर दूं, तो क्या ये फंक्शन करेगी, ये नहीं करेगी, ये अपनी प्रॉपर्टीज खो देगी एंड देन ये सेल फिर सेल नहीं रहेगी। जैसे कोई एक एटम होता है, उस एटम के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं।
सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इससे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब एलिमिनेट कर दूं तो क्या इसे हम लोग फिर एटम कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, इसको एटम नहीं कहेंगे। ऐसा ही सेल के अंदर है कि सेल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं अगर उनको हटा दिया जाए, ऑर्गन्स हैं उनको हटा दिया जाए तो फिर वो सेल नहीं होती है, वो फंक्शन नहीं करेगी फिर। ठीक है, इसलिए फंक्शनल यूनिट और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है सेल के अंदर। चलो यहाँ तक ठीक है। सेल जो होती है उसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो कि हेरिडेटरी मटेरियल कहा जाता है। यानी कि ये कोई सेल है, इसके पास में न्यूक्लियस है, डीएनए है, इसको हेरिडेटरी मटेरियल क्यों कहा जाता है? इस सेल से कोई दो सेल बनेगी, यानी कि ये डिवाइड होगी तो दोनों सेल्स के पास में इक्वल अमाउंट में डीएनए जाएगा, ये डीएनए डबल होगा एंड देन यहाँ पर इक्वल अमाउंट में सेम तरीके का डीएनए जाएगा, ये रेप्लिकेट होके यहाँ पर डबल हो जाएगा, हाफ इसके अंदर चला जाएगा, हाफ इसके अंदर। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही हेरिडेटरी मटेरियल होता है, वो डिसाइड करता है कि वो सेल किस तरीके की होगी बिकॉज ऑफ डीएनए की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, पॉइंट्स को आप लोग समझते चलना, फिर इनके बारे में आप लोग ऐसे भी लिख देना, वो चीजें आप लोगों को नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन समझना जरूरी है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है। चलिए ये भी ठीक है। आप लोगों को पता है कि एटीपी कहाँ बनता है सेल के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। सनलाइट प्लस CO2 प्लस H2O ब्रेक होगा, ये CO2 फिक्स होगा, ये फिक्स तो बाद में होगा, ये तो आगे की बात है। यहाँ पर H2O और लाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के पास में यहाँ पर क्या होता है? पहले एटीपी बनती है जो कि एक एनर्जी फॉर्म है, और फिर इस एनर्जी से कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं, और उनके अंदर जो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के बाद में उस एनर्जी को वापस काम में लिया जाता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है तो वो कहाँ बनती है? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ही क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी फ्लो होता है। ये बात भी सही है। सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर यहाँ पर कोई एक सेल है तो ये कैसे बनी होगी? वही पॉइंट कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होगी, और कोई यहाँ पर एजम्पशन ही नहीं है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। एंड नेक्स्ट है सेल हैव ए सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। ये तो पता ही है कि जिस तरीके से यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है उसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और ये क्या होगा? इसके पास में कंप्लीट केमिकल कंपोजिशंस है वो सेम होंगे इन सेल्स के। अगर साइटोप्लाज्म नहीं भी आया तो जो जेनेटिक मटेरियल है उससे ट्रांसलेशन के दौरान जो भी कंपोजिशंस बनेंगे तो वो क्या होंगे? वो यहाँ पर सिमिलर होंगे। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेल डिवीजन होता है तब यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाती है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक सेल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की लगभग वही प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनको एक जगह में लिख देता हूं कि सेल साइज के अंदर ऐसी होती है जिसको हम लोग नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी कि वो क्या कर देती है? इसकी साइज को लार्ज करके हम लोगों को दिखा देती है। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर होती है वो इस साइज को और ज्यादा लार्ज करके हमारे को दिखा देती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करता हूं मैं सेकंड कैरेक्टर की, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्म है मान लेते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म कैसे एक जगह पर बना हुआ रहेगा? अगर इसको किसी चीज से सराउंडेड कर दिया जाए तो सेल किस चीज से सराउंडेड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई होती है? लिपिड्स से।
ठीक है, लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल के सराउंडिंग में होती है जो इसकी शेप को बनाकर रखती है, इसको यहाँ पर ब्रेक होने से, ब्रेस्ट होने से बचाती है। ठीक है, कंटेन साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फुलफिल्ड लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। चलिए ठीक है, परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी यहाँ होती है और केपेबल होती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, यानी कि एक सेल से दो सेल बनने में कैपेसिटी होती है इस सेल के पास में। चलिए, मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि इसके अंदर भले ही H2O है, सोल्ट वगैरह है, आयंस जितने भी हैं, तो वो क्या है, ये सेल मेंटेन रखती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कि कितना अमाउंट सोल्ट का होना चाहिए और कितना अमाउंट यहाँ पर वाटर का होना चाहिए, कितना अमाउंट जितना भी लिक्विड है उसका होना चाहिए, यानी कि ये होम्योस्टेसिस बनाकर रखती है, जिसे एक सेल कहा जाता है, जिसके पास में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तब मैं बताता हूं कि सेल की साइज, सेल साइज माइकोप्लाज्मा की मैं बात करूं, माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी सेल है जिसकी साइज होती है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करता हूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी लगभग साइज क्या होती होगी, 1 से 5 माइक्रोमीटर। जितने भी बैक्टीरिया जाते हैं उनकी ये साइज होती है। जो एनिमल सेल्स होती हैं उनकी 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर की साइज होती है। प्लांट सेल की 20 से लेकर 100 माइक्रोमीटर की साइज हो सकती है। और ह्यूमन ओवम, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्ज जो सेल होती है वो होता है ओवम फीमेल्स के अंदर, और उसकी साइज होती है लगभग 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। और एक न्यूरॉन होता है ना, ये न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है इन लेंथ। तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, और लगभग इसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ये। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स याद कर लेना। अब मैं बताता हूं एक सेल के पास में क्या होता है। ये जैसे एक सेल है, ठीक है, तो जितनी भी सेल्स थी ना इस लिविंग वर्ड्स में, इस लिविंग दुनिया के अंदर जितनी भी सेल्स थी उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, दो कैटेगरी बना दी गई, एक तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मैं बता दूं कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। तो क्या ये पता है कि इस प्रोकैरियोटिक वर्ड का क्या मतलब है? अगर किसी को पता है तो नीचे टाइप करना। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर कोई एक सेल होती है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इसके पास में क्या है, न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल ही है। इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके पास में ईआर है, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग इनके कंपार्ट्स बने हुए हैं जिसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके पास में न्यूक्लियस है, मेनली यही फैक्टर लिया गया है। इसके पास में क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि इसका मतलब होता है यूकैरियोटिक, यानी कि जहां पर ये कैरियोटिक न्यूक्लियस साफ दिखाई देता है, ऐसे सेल्स को तो रखा गया यूकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर। बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक कैटेगरी की, प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस ना हो इससे पहले की जो सेल है उसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, तो क्या है, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है, जो भी डीएनए है वो फ्री फॉर्म में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मिलेगा। दूसरी बात, जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना, ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूं, ऑर्गेनेल्स किसे कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है, ऑर्गेनेल का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूँ,
ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक सेल के पास में भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, और ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से ऑर्गन्स मिल जाएंगे आप लोगों को, जिनके सबके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शन है। तो ऑर्गेनेल्स किसे कहा जाता है, स्मॉल ऑर्गन्स। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास में ना तो न्यूक्लियस है, ठीक है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन्स भी नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ऑर्गन्स भी है। और ऑर्गन्स कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। देन प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहा जाएगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जिसके पास में ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा आप लोगों को इन फ्री फॉर्म, ठीक है। और मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गन्स भी नहीं होंगे, स्मॉल ऑर्गन्स। और एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, बैक्टीरिया कंप्लीट प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे ना, वो भी मैं बता दूं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर। लेकिन कंप्लीट यूनिसेलुलर सेल्स प्रोकैरियोटिक नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सब क्या है, यूनिसेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर ऐसी भी है जो यूकैरियोटिक होती है, वही हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और एक होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंस है, वो याद रख लेना आप लोग, कि इनके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। कैसा न्यूक्लियस, जिसके पास में स्टोन प्रोटीन नहीं होती। लेकिन आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में सब प्रॉपर्टीज प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसके पास में स्टोन प्रोटीन तो इसके पास में भी नहीं होता, लेकिन इसके पास में स्टोन प्रोटीन जैसी प्रोटीन्स होती है, स्टोन लाइक प्रोटीन इसके पास में होती है। चलो यहां तक क्लियर है। तो देखते हैं आगे की चीज, ये प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया सब वही है। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज, न्यूक्लियस नहीं होता, सर्कुलर डीएनए होता है फ्री फॉर्म में, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम यानी कि जो भी डीएनए होता है वो एक साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको सिंगल क्रोमोसोम कहा जाएगा, ठीक है। स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, आर्किया के अंदर स्टोन लाइक प्रोटीन्स होती है, मेम्ब्रेन से बने हुए ऑर्गन्स नहीं होते हैं इसके पास में। और जो राइबोसोम होता है ना, वो होता है 70S राइबोसोम, ठीक है। यानी कि ये 70S क्या है, ये है सेव्डबर्ग यूनिट, ठीक है। सेव्डबर्ग यूनिट है, यानी कि इसके पास में जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस वे के अंदर, किस मैनर में, किस स्पीड से अगर इनको टेस्ट ट्यूब में रखा जाए तो ये पेंदे में सेटल हो जाएंगे। यानी कि सेडिमेंटेशन की जो रेट है ना, वो है एस यूनिट, ठीक है। तो 70S तरीके के राइबोसोम्स होते हैं। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होती है, ओनली ये बैक्टीरियाज के अंदर, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या होती है, अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर से बनी हुई होती है। जैसे कि एन एसिटल गैलेक्टोजामिन, एन एसिटल गैलेक्टोजामिन और एन एसिटल न्यूरामिक एसिड, ठीक है। इनसे बनी हुई होती है प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल।
चलिए ठीक है। रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। और सिंपल फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये चीज मैं और बता देता हूँ कि ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, तो इसके पास में मूवमेंट के लिए जो फ्लैजिला होगा ना, वो इस फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है, और उसके पास में फ्लैजिला है, जैसे कि ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, तो इसके पास में जो फ्लैजिला है ना, इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स से बना हुआ होगा ये, जो कि 9+2 के अंदर अरेंज होती है। ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में जो फ्लैजिला होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है और उनका अरेंजमेंट होता है 9+2। तो यहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होंगी। अब यूकेरियोटिक सेल्स बताता हूँ। यूकेरियोटिक सेल्स किसको कहा गया था? जिसके पास में न्यूक्लियस था और मेम्ब्रेन से बाउंड था, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड थे, उसको यूकेरियोटिक सेल कहा गया था। ऐसी सेल्स किनके पास होती हैं? प्लांट्स के पास होती हैं, एनिमल्स के पास होती हैं, जो फंजाई होते हैं उनके पास होते हैं, प्रोटिस्ट के पास में भी होते हैं। प्रोटिस्ट में बहुत सारे एल्गीज भी आते हैं जिनके पास में दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती है, वो एल्गीज प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। ये याद रख लेना एक चीज तो, ठीक है। दूसरी यूकेरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इसके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। इसकी साइज तो मैंने बता दी थी आप लोगों को। न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ यानी कि ट्रू होता है। लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको लीनियर क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये डीएनए इतना ज्यादा कंडेंस क्यों होता है? क्योंकि इसके पास में हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये डीएनए इतना ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। मेम्ब्रेन से बने ऑर्गन्स हो गए। राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है। प्रोकैरियोटिक्स में क्या था? 70S था, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? 80S होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो यूकेरियोटिक सेल होगी उसके पास में क्या होगा? 80S राइबोसोम्स होंगे। लेकिन कोई यूकेरियोटिक सेल है उसके पास में क्लोरोप्लास्ट है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होंगे या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी राइबोसोम्स होंगे? अगर होंगे तो कौन सी यूनिट वाले होंगे, ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? इसका आप लोगों को रिप्लाई देना है कमेंट के अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस तो कब होता है? जब सेल्स अपने नंबर मेंटेन करती है ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। एक सेल से दो उसी तरीके की सेल्स बनती हैं जिनके पास में सेम अमाउंट के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मियोसिस कब होता है? मियोसिस से बनते हैं गैमेट, ठीक है, इतना याद रख लेना बहुत है। ये जो साइटोस्केलेटन है वो कॉम्प्लेक्स तरीके का होता है, यानी कि इस सेल की जो शेप मेंटेन होती है वो कैसे होती है? साइटोस्केलेटन होता है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूलस से बना हुआ, ठीक है। फ्लैजिला एंड जो सीलिया होते हैं वो 9+2 के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बने हुए होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ये कंपैरिजन टेबल है। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बताए यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के, वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्विक रिकॉल कर सकते हैं, जल्दी से याद कर सकते हैं, जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। ये टेबल है। मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को सेल का इंट्रोडक्शन बता दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल क्या होती है वो सारी चीजें बता दी। मुझे नहीं लगता कि कोई कसर रही होगी। एंड देन यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ये चीजें भी बनाकर लेकर आया हूँ, बायोलॉजिकल फैक्ट्स, जो आप लोग याद कर लेना। यहाँ से सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी की लार्ज सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की,
ये इस तरीके से ये याद रख लेना आप लोग। और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यहाँ पर ये चीजें देख लेना। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो 70S राइबोसोम होता है वो 50S प्लस 30S से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर 50S और 30S मिलकर 70S कैसे बनाते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। तो इनको अगर सम करेंगे तो 80 होगा, लेकिन ये S क्या है, ये यहाँ पर सम नहीं करना है इन चीजों को। ये है कि ये जो राइबोसोम है इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो उस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये कौन सी रेट से सेडिमेंट होगा, यहाँ पर सेटलमेंट होगा बॉटम के अंदर, वो सेवडबर्ग यूनिट है ये एस। तो इनको अगर सेपरेटली हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये इस रेट से होगा, और इनको एक साथ स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को एक साथ अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसका यूनिट आएगा 70S। ऐसा ही यूकैरियोटिक में होता है 80S, 60S को और 40S को मिलाकर बना हुआ होता है। और ये चीजें आप लोग देख लेना, माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास में 70S राइबोसोम होते हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया अगर है तो वो क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, तो उनके पास में अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। एंड देन मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।